देखिए, निश्चित ही इस बार झारखंड का चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है और जिस तरीके से आज नामांकन में जन सैलाब जो था, महिलाओं की संख्या, युवाओं की संख्या, तो वो अपने आप में ये साबित कर रहे हैं कि अब ये सरकार जो पिछले 5 साल में भ्रष्टाचारी जो सरकार थी, तो जनता उसका जवाब देने के लिए 13 नवंबर का इंतजार कर रही है वोट डालने के लिए। और एनडीए के तहत जो कैंडिडेट्स हैं, सरयू राय जी की मैं बात करूं, अगर मैं पूर्णिमा जी की बात करूं, मैं मुंडा जी की मैं बात करूं, तो निश्चित ही अपनी जगह पे सारे जो प्रत्याशी हैं बहुत अच्छा काम करेंगे भविष्य में और बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीतेंगे। इसके लिए हम पूरा आश्वस्त हैं और चुनाव जीतने के बाद जितने वादे या संकल्प पत्र में जो अभी आने वाला है, जो गोगो दीदी योजना की हम बात करें, तो सारे धरातल पर लोगों की हितकारी योजनाएं दिखाई है। लोगों ने जो उम्मीद और आस के साथ में आज विधानसभा में भेजने का काम किया है, उनकी आवाज को विधानसभा से लेकर सड़क से हम उठाने की कोशिश करेंगे, लड़ने की कोशिश करेंगे। और आज देख के काफी अच्छा लगा, बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो यहाँ पे थे, पहला अनुभव है मेरा। और पता लगा कि देश के जो सुनते थे, जो भी फैसले होते थे, आज पता भी लगा कि कहाँ से हमारे हरियाणा का जो फैसला है इस विधानसभा से हुआ है, तो लोगों ने चुन के भेजा है। उनका प्रतिनिधि बन के मैं आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं जुलाना विधानसभा के साथ साथ पूरे हरियाणा के जितने भी खिलाड़ी, महिलाएं, किसान, मजदूर की जो आवाज है, जो उनकी समस्याएं हैं, उनके लिए हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। और आज डिप्टी स्पीकर और स्पीकर साहब का चुनाव हुआ है, उन सबको बधाई, मुख्यमंत्री साहब को बधाई। विपक्ष और पक्ष दोनों मिलके हम चाहते हैं कि हरियाणा के जो लोग हैं, जिन उम्मीद और आस से उन्होंने हमें चुना है, सभी को उनकी उम्मीदों पे और उनकी समस्याओं का समाधान हम करने की कोशिश करेंगे। एक बयान आया कल, कहा कि राहुल गांधी ने जो आरक्षण को लेकर बयान दिया था कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, वही भूमिका बाबा साहेब अम्बेडकर की भी थी कि जब सब सही हो जाएगा तो आरक्षण नहीं होना चाहिए, सब एक जैसा। उसको लेके काफी विवाद हो रहा है और फिर से नाना का एक बयान आया कि राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है। देखिए, मैंने नाना पटोले जी का बयान सुना नहीं है, पर राहुल गांधी जी का बयान जो अमेरिका में था और जिस तरीके से एक एडिटेड वर्जन देश में फैलाने का काम किया था, वो अनफॉर्चुनेट था। पर स्पष्ट तो ये है कि आरएसएस हमेशा कहती आई है कि आरक्षण खत्म करने की जरूरत है। और ये भी सच्चाई है कि जब ये 400 का नारा पार की बात कर रहे थे, इनके कितने सारे उम्मीदवारों ने आकर कहा था, आप हमें 400 से ज्यादा सीट देंगे तो हम आरक्षण को खत्म करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस यही तो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस तरीके का ध्रुवीकरण करें, आरक्षण खत्म करें, संविधान को खत्म करें, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों को खत्म करें। यही इनकी सोच है, यही इनकी उम्मीद है, यही आरएसएस की मांग है उनसे। तो दूसरों के ऊपर ये थोपना मैं मानती हूं कि गैर जिम्मेदाराना है और एक डेस्परेशन दिखाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो जानते हैं कि महाविकास अघाड़ी की जीत होने वाली है और उन मुद्दों पे होने वाली है जो महाराष्ट्र के हित पे है, जनता के हित में है, इसलिए वो इस तरीके का भ्रम फैलाने का काम। महायुति एक ताकतवर अलायंस है। 288 सीट्स महाराष्ट्र के, उसमें से 278 घोषित हुए हैं। शिंदे शिवसेना के 45 सीट्स अनाउंस हुए हैं, अजीत पवार के एनसीपी के 38 सीट्स और भारतीय जनता पार्टी के 99 सीट्स पे उम्मीदवार काम भी कर रहे हैं। रही बात महाविनाश अघाड़ी की बात करें तो हर सुबह संजय राउत जी नाना पटोले को टोक रहे हैं या फिर कांग्रेस पार्टी को। वो इतने तू मैं उलझे हैं कि सीट के बंटवारा को छोड़िए, ये अलायंस बरकरार रहेगा या नहीं, वो नवंबर 20 को पता चलेगा। बहुत सारे खूबसूरत पल रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा सफर था, 15-16 साल का ना। एंड पहली बार जब इंडिया की जर्सी मिली थी तो डेफिनेटली वो एक बहुत खूबसूरत पल था क्योंकि बचपन से बहुत मेहनत की थी उसके लिए ना। एंड जब मुझे खेल रत्न पद्मश्री मिला एंड 2 बार ओलंपिक गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करना, मुझे लगता है शायद बहुत कम प्लेयरों को ये मौका मिलता है। एशियन गेम्स में मेडल जीतना, एशिया कप में मेडल जीतना, ओलंपिक्स में 4th फिनिश करना, सेमीफाइनल खेलना, वर्ल्ड 11 टीम में आना। 14 साल की उम्र में मैं वर्ल्ड 11 टीम में आई थी। तो बहुत सारे खूबसूरत पल हैं ऐसे जो हमेशा ही मतलब एक अच्छी यादगार पल रहेंगे लाइफ में। मैंने अपनी जो बात की, आपको अपनी एक कहानी थी कि शायद आप इतनी हॉकी खेल रहे थे कि एक सबसे बड़ा अचीवमेंट था फ्रिज लेना चाहता आपको अपने घर में, वो चीज़ को हटाना है, लेकिन मैं सोचा था कि यहाँ तक पहुँच, सफर यहाँ तक पहुँचे। जब मैंने 7 साल की उम्र में शुरू किया था तो शायद मुझे लगता है कोई बच्चा भी नहीं सोचता कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे। हमने भी नहीं सोचा था कभी ना, बट जैसे जैसे लाइफ आगे जाती ना, आप मेहनत करते हो,
छोटी छोटी चीज़ें अचीव करना शुरू कर सकते हो, तो आपको लगने लग जाता है। क्योंकि लाइफ में ना कुछ मोटिवेशन भी आपकी रहती है कि जैसे मैंने बोला कि इतने गरीब घर से आना, तो कच्चे घरों में रहना, तो हमें लगता था कभी हम एक अच्छा घर बना पाएंगे कि नहीं। एक टाइम खाना मिल गया तो दूसरे टाइम लगता था खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसा लगता था ये सब हालात चेंज करने के लिए ना एक हॉकी हमारे पास जरिया है, जिसके ज़रिए हम मेहनत करके कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में ना। एंड एक अच्छे कोच मिले जिनकी एक अच्छी गाइडेंस मिली, जिन्होंने सिर्फ ज़िंदगी में एक हॉकी प्लेयर नहीं बनाया, लेकिन एक लाइफ में ऐसी चीज़ें सिखाई जो शायद अभी तक हमारे साथ रहती हैं। डिसिप्लिन इतना सिखाया, पंक्चुअलिटी सिखाई, ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी, वो सब सिखाया। तो मुझे लगता है कि ऐसे टीचर बहुत कम लोगों को मिलते हैं। तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना अभी लास्ट अब देखेंगे तो नॉर्थ वेस्टवर्ड में गति किया है विथ स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर में। एंड अभी हम देखेंगे तो धामरा से 15 किलोमीटर नॉर्थ में है, और हवेली खट्टी कैंप जो भीतरकनिका में आता है उसमें से 30 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है। अभी जो फिलहाल जो इंटेंसिटी है अभी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, और उसका विंड स्पीड अभी भी 100 to 110 किलोमीटर पर आवर, अगस्टिंग टू 120 किलोमीटर पर आवर में है। लैंडफॉल प्रोसेस अभी कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है। और रेयर एंड मतलब पीछे साइड साइक्लोन का अभी लैंड का ऊपर आ रहा है, एंड वो थोड़ा टाइम लगेगा, 1 से 2 घंटा लगेगा, अनदर 1 or 2 आवर्स लगेगा। उसका बाद उसका मूवमेंट रहेगा मोस्टली वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड और अक्रॉस नॉर्थ उड़ीसा, एंड धीरे धीरे दुर्बल मतलब वीक होने का संभावना है इनटू ए साइक्लोनिक स्टॉर्म। आज 4 noon तक साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिणत होने का संभावना है। 12 बजे शुरू हुआ, 5 घंटे से ज्यादा हो गया, तो ये अभी कौन से वेस्ट बंगाल की तरफ मुड़ रहा है या उड़ीसा की तरफ, जैसे वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड हमारा जो केउंझर मयूरभंज का तरफ जो रास्ता होता है टुवर्ड्स इंटीरियर नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा, तो वहाँ अभी क्या हेवी बारिश का संभावना? आज भी हेवी बारिश का संभावना है हमारा नॉर्थ उड़ीसा में, और कुछ जिला में जैसे अनुगुल, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, खुर्दा, जाजपुर, भद्रक, ढेंकानाल, पुरी जिला में भारी से अति भारी बारिश कुछ स्थानों में हो सकता है। उसका साथ एक आध जगह में एक्सट्रीमली हेवी रेन भी होने का संभावना है। तो अभी इसका प्रभाव कितना दिन, 2 दिन और रहेगा? इसका प्रभाव आज तो पक्का रहेगा। आज सरकार ने बिहार को दी है, अब अयोध्या से सीतामढ़ी तक रेल लाइन बिछाया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने दोनों ने कहे थे कि प्रभु राम का दर्शन मां जानकी के बिना अधूरा है, और अब सीतामढ़ी मां जानकी के जन्मभूमि से अयोध्या तक जब दोनों को आवागमन की सुविधाएं, आज रेल भी मिला है, बगल में दरभंगा में एयरपोर्ट भी मिला है, और इस तरह से डबल इंजन की सरकार बिहार के विरासत को विकास से बढ़ाएगा और पूरे देश तक इस विरासत की पहुंच बनाएगा। आज सर चुनावी प्रचार में गए थे सर, क्या लगता है सर एनडीए कितना मजबूत? चारों सीट जीतने जा रहे हैं। लालटेन का तेल खत्म हो गया है, लोगों के मन के अंदर विश्वास उसके प्रति नहीं रहा। जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया, अब जात पर नहीं बिहार बटेगा, हम बिहारी सब पर भारी, ये भाव मन के अंदर लेकर बिहार के विकास और बिहार के सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाएगा, ये भाव स्पष्ट दिखाई। लेवल लगातार वो हमलावर है बिहार सरकार पर, अनलिमिटेड दारू मिलता है। वो पीते हैं इसलिए उनको ऐसा लगता है
तो यहाँ शराबबंदी है और चोरी छुपे लोग पीते हैं तो उसका क्या हिसाब है? उनको जानकारी है, ज़्यादा तस्करी में लीन रहते हैं या कराते होंगे, इसलिए ऐसा उनको मालूम है। सर उपचुनाव में क्या माहौल देख रहे हैं एनडीए का? चारों सीट एनडीए के सीट निकलेगा और काफ़ी मतों के अंतर से जीतेगा। झारखंड में सर क्या आपको इनपुट मिल रहा है? झारखंड में अभी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी का जो कार्यकलाप है, जो विश्व स्तर पर उनका नेतृत्व डेवलप्ड हुआ है और आर्थिक दृष्टिकोण से किसानों के लिए, अनएम्प्लॉयडों के लिए जो यहाँ नीतियाँ बनाई है, कार्यक्रम चल रहा है, ये सबसे यहाँ के लोगों को ये उम्मीद बनी है कि भारत का विकास सचमुच में अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र भाई मोदी कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि हम नहीं, वर्ल्ड के लोग कह रहे हैं कि 2030 आते आते भारत संसार का तीसरा अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा। तो ये सब सारी बातें प्लस पॉइंट है, जिससे कि झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, दोनों में एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार को सर आज सौगात मिली, अयोध्या से सीतामढ़ी के लिए रेल लाइन पास हो गया है केंद्र से, कैसे? अच्छी बात, यही तो चीज़ है, वही है। और फिर आप देखते होंगे कि गुरपा से राजगीर तक के ये है। आप देखते होंगे कि हमारे गया से बॉम्बे का सीधे रेलवे कनेक्शन जुट गया है। ये सारी बात नरेंद्र भाई मोदी जी बिहार के लिए बहुत स्पेशल कर रहे हैं, इसीलिए बिहार में हम समझते हैं चारों सीट निकालेंगे ही। The Honorable Chief Minister reviewed the cyclone arrangements and assessed the situation. The landfall is supposed to happen any time between 1 to 6 p.m. in Kendrapada district, and as now an assessment of all the districts was done, more than 6 lakhs people have been evacuated and taken to cyclone shelters where cooked meal is being provided and other arrangements have been made, and large number of our ODRAF teams, relief teams, teams with equipment to ensure that roads are open, electricity is restored, telecommunication is restored for tomorrow have all also been activated, and number of senior officers and ministers have been deployed to districts by the Honorable Chief Minister, and he personally spoke to them and got feedback. And the situation, all the arrangements have been made to counter the situation, and we hope due to the arrangements and coordination between different agencies that there will be no loss of life or physical property because of the cyclone. Sir, a large number of pregnant women, they have been really good. About 4,400 pregnant women whose expected date of delivery was within the coming 10 to 12 days had been shifted to nearby hospitals, and प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को विकास को विरासत के साथ जोड़ने का एक आह्वान करते हुए 2047 में भारत को दुनिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का आह्वान किया है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए हम सबके स्तर पर क्या प्रयास होना चाहिए, यह आज के अवसर पर आत्मावलोकन की आवश्यकता है। याद करिए, सरकार अपना कार्य कर रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के अपने अपने कार्य को आगे बढ़ा रही है। युद्ध स्तर पर कार्य हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं आईटीआई, कहीं पर बेसिक शिक्षा के स्कूल, कहीं आवासीय विद्यालय, कहीं मुख्यमंत्री कॉलेज स्कूल, कहीं कस्तूरबा गांधी विद्यालय, कहीं पीएम श्री विद्यालय, कहीं आंगनबाड़ी केंद्र, कहीं पर उद्योग लगा करके लोगों के लिए विकास और रोजगार के अवसर खोलने के कार्यक्रम, ये अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन इसमें केवल सरकार की ही जिम्मेदारी है। हमारे
स्थानीय निकाय की समितियों का, ग्राम पंचायतों की और आम नागरिकों की क्या भूमिका इसमें हो सकती है, यह आज हम सब के लिए एक विचारणीय प्रश्न होना चाहिए। जब यहां पे 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हम लोग आज यहां पर आए हैं, तो यहां पे स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल, इसमें एक फुटबॉल ग्राउंड, कबड्डी कोर्ट, पेवेलियन, क्रिकेट पिच, प्रैक्टिस पिच, सीसी रोड, पाथवे, पार्किंग के सभी की व्यवस्था तो है ही, साथ साथ The latest information, Cyclone Dana made landfall at midnight of 24th and 25th between Bhitarkanika and Dhamra. The process continued till 7 a.m. today. During the landfall, the wind speed was 80 to 100 km per hour. There has been no report of any casualty anywhere. We have achieved the target of zero casualty due to proper planning and execution. We have shifted more than 6 lakh people to safer places. About 6,000 pregnant women are also shifted to health care centers and Magrahas. Of them, 1,600 women gave birth to babies. Both mothers and newborn babies are safe and healthy. Airport services have become normal. The first flight landed in Bhubaneswar at 9 a.m. All the road blockage will be cleared by 1 p.m. today. मेरे पार्टी ने आदेश दिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत दादा गढ़, जब उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष ने हमको आदेशित किया कि आप एवला से इलेक्शन के लिए अर्जी दाखिल करो, तो हमने दाखिल की है। तो गए 4 बार हम वहाँ से चुनकर आए हैं, तो अभी 5वीं बार जो है हमने वहाँ से ही अर्जी दाखिल की है और हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस है हमको। लास्ट इलेक्शन में कुछ 60-65 हज़ार का कुछ लीड था, इस बार जो है 25,000 और लीड हमारा बढ़ेगा और हम चुन के आएंगे। तो इसीलिए जो पार्टी ने हमारे ऊपर जो भरोसा रखा और उन्होंने कहा कि इलेक्शन में तो लड़ रहे। सर, जरंगे फैक्टर उधर फील नजर आता दिखाई दे रहा है। वो ठीक है, हमको नहीं मालूम। जरंगे का सब फैक्टर लोगों को नापसंद आ रहा है, उसके बारे में क्या कहना? हमको नहीं मालूम, कुछ कहना भी नहीं है। सर, एक सवाल है, बॉम्बे महाराष्ट्र सदन को लेकर भी ये जो हुआ है, उसके बारे में क्या कहना? क्या महाराष्ट्र सदन घोटाले को लेकर फिर से आपको नोटिस दिया है? अरे भाई, जब अभी तक महाराष्ट्र सदन के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक पैसा भी कॉन्ट्रैक्टर को दिया नहीं है, तो उसमें भ्रष्टाचार कैसा, ये सब जो है बहस कोर्ट में हुई और कोर्ट में हमारी केस चली ने डिस्चार्ज कर दिया है। अब जो है लोग ऐसे ही तकलीफ देने के लिए करते हैं, तो करने दो। साथियों, पीपल टू पीपल कनेक्ट हमारे संबंधों का अहम स्तंभ है। आज हमने स्किलिंग और वोकेशनल एजुकेशन में मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। आईआईटी चेन्नई और ड्रेसडेन विश्वविद्यालय में भी समझौता संपन्न हुआ है, जिससे हमारे स्टूडेंट्स ड्यूअल डिग्री का लाभ उठा पाएंगे। भारत की युवा शक्ति जर्मनी की प्रगति और समृद्धि में योगदान दे रही है। हम जर्मनी द्वारा भारत के लिए जारी की गई स्किल्ड लेबर स्ट्रेटेजी का स्वागत करते हैं। मुझे विश्वास है
कि हमारे युवा टैलेंट पूल को जर्मनी के विकास में योगदान देने के बेहतर अवसर मिलेंगे। भारतीय टैलेंट की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में इस विश्वास के लिए मैं चांसलर शोल्ज का अभिनंदन करता हूं। एक्सेलेंस सीटें जीतनी है और इसीलिए मैंने आज से जो है यहीं देवघर कैंप कर दिया है। और संथाल पढ़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कल से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो हमारे प्रभारी हैं वो देवघर में ही कैंप करें और मुझे लगता है कि 13 या 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी भी देवघर आएंगे। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से दूसरे पार्टियों में भगदड़ है, आगे आने वाले 10-15 दिनों में आपको बहुत सी ज्वाइनिंग दिखाई देगी, बहुत से भगदड़ दिखाई देंगे और अंत होते होते तक 20 नवंबर तक आपको लगेगा कि ये चुनाव एक तरफा जो है वो पैसे का खेल कर रहे हैं, निर्दलीय खड़ा कर रहे हैं। किस बिहार पर आप बता रहे हैं सर कि ऐसा हो रहा है? मैंने लोकसभा चुनाव देखा था और मैं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता और जो नेता थे उनको मैंने कहा, उनमें कई एक ऐसे लोग थे जो कि पैसे के आधार पर इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रहे थे। मैंने उन कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या आपको हेमंत सोरेन के गठबंधन ने टिकट दे दिया? मैंने उन जनप्रतिनिधियों से पूछा कि क्या आपके खिलाफ हेमंत सोरेन ने कमजोर उम्मीदवार दे दिया? और यदि नहीं दिया तो ये आपके मुंह पर तमाचा है और भविष्य के लिए सीख है कि भारतीय जनता पार्टी मां है। पार्टी के प्रति गद्दारी आपको गद्दार बनाती है और आपको न घर का रहने देती है न घाट का रहने देती है। और वही खेल यदि वो विधानसभा में करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है 5 साल में, यही मेरे कहने का तात्पर्य है। देखिए, कल्याण में वो रिश्तेदारवादी निकले और मैं आपसे कह रहा हूं, करहेल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने। लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। और ये सरकार तो वो है जो किसान को खाद नहीं दे पा रही, डीएपी नहीं दे पा रही, महंगे बिजली का बिल दे रहा है। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, इस सरकार के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी, मंत्री, अधिकारी से पूछो, अगर तुमने बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो बता दिए। जो कुछ बिजली आ रही है, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसी समय के देन है। इसी करहेल में बताइए, कट पर 100 एकड़ में मंडी बननी थी। यहाँ का लहसुन, यहाँ का धान, यहाँ का गेहूं, यहाँ की सब्जियां, यहाँ के आलू, ये बड़े बाजार में जा सकता था। यही इलाका है जो कन्नौज, कानपुर देहात से शुरू होकर के आगरा तक है। वो इलाका है जहाँ सबसे अच्छा आलू होता है, सिरसागंज आलू। ये आपका ब्लॉक है, सबसे अच्छा आलू होता है। गांव में पिछले 2 साल में गए हैं, तो किसी रामनगर में जब हम पैदल चल रहे थे बेतिया में, तो एक हजाम सैलून चलाने वाले एक हजाम से लोगों ने मुलाकात कराई। मैंने पूछा सभा में कि भाई लालू जी के राज में और नीतीश के राज में क्या फर्क है? तो उसने बताया कि भाई मैं तो भैया हजाम हूँ, अपने भाषा में बताता हूँ कि लालू के राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। जनता का हजामत दोनों में पूरा पूरा बना है। फर्क बस इतना है कि लालू जी के राज में हजामत अपराधी बनाता था, नीतीश के राज में हजामत जनता का अधिकारी बना रहे। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में जो अधिकारी है वो कलम लगाकर लूट रहा है। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो डरता नहीं था किसी से,
जो करना है कर लो, हम बदमाशी करेंगे, रंगदारी करेंगे, अपहरण करेंगे। वही हाल नीतीश के राज में अपराधियों का, अधिकारियों का है। आपसे घूस लेगा ही लेगा। राशन कार्ड बनाना हो, जातीय प्रमाण पत्र लेना हो, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन हो, इंदिरा आवास हो, कोई ऐसा सरकारी काम नहीं है जिसमें बिना पैसा घूस के काम हो सके। तो ये अधिकारियों का जंगल राज है। तो आप वोट, ये मालूम है जो सुनील पांडे हैं, उनको मालूम है कि जदयू में, पहले जदयू में थे ना ये भाई साहब, तो जदयू में इनको मालूम है लड़ेंगे तो सब हरा देगा। सुनिए ना भाई, लोजपा में थे, जदयू में थे, अब